गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर। पहला पॉइंट है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और उसी को शॉर्ट में ओरिजिन के लिए ओ और रेप्लिकेशन के लिए आर आई ले रहे हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को शॉर्ट में ओ आर आई कहते हैं। इट इज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ओरिजिन जहाँ से हो रहा है रिप्लिकेशन का, यानी रिप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी को ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन या ORI कहते हैं। DNA fragment attached only at ORI can made to replicate inside host। इसकी चर्चा पहले भी हम लोग किए हैं कि जहाँ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा उस जगह पर अगर आप DNA अटैच करवा रहे हैं, कोई फॉरेन DNA, तभी वो फॉरेन DNA होस्ट के अंदर रिप्लिकेट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो उसी बात को यहाँ रिपीट कर रहे हैं। DNA फ्रैगमेंट अटैच्ड ओनली एट ORI, केवल सिर्फ और सिर्फ ORI पर आपको अटैच करवाना है। कैन मेड टू रिप्लिकेट इनसाइड होस्ट, तभी वो होस्ट के अंदर रिप्लिकेट करेगा। दूसरा है ORI कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA। पहला तो आपने देखा कि ORI के पास ही आपको फॉरेन DNA अटैच करना है, तभी उसका रिप्लिका बन पाएगा, उसकी कॉपीज बन पाएगी। दूसरा पॉइंट है कि ये ORI ही डिसाइड करता है कि कॉपी अगर बनेगा उस RNA का तो कितना कॉपी बनेगा। ठीक है, जैसे जेरोक्स मशीन में आपको जेरोक्स कराना होता है तो उस पर लिखा रहता है नंबर, और आपको जितनी कॉपी चाहिए होती है उतना नंबर आप उस पर डिजिट प्रेस करते हैं और उतनी ही कॉपी मिलती है। तो उसी तरह से कितना कॉपी नंबर बनना है वो डिसीजन लेने वाला यहाँ ORI ही है। ORI ही उसको कंट्रोल करेगा कि कितनी कॉपी प्राप्त करेंगे। ORI कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA। तो दो फंक्शन आपने यहाँ देखा, एक तो इसके साथ अगर DNA अटैच हो गया तो उसको मल्टीप्लाई करवाने में ये हेल्प करेगा, उसकी कई एक कॉपी बनवाएगा, और कितनी कॉपी बनाना है वो भी कंट्रोल इसी ORI के द्वारा होगा। सो टू गेट हाई कॉपी नंबर, अगर हमको बहुत ज़्यादा कॉपी चाहिए जिस फॉरेन जीन को हम अटैच करवाए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो टू गेट हाई कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA वी नीड सच वेक्टर। लास्ट डे आपको दिखाए थे, प्लाज्मिड निकालते थे बैक्टीरिया से और उसको कट लगाते थे, उसी के अंदर फॉरेन DNA इंसर्ट करते थे, अटैच करते थे। तो वो जो प्लाज्मिड था वो वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि उसी की मदद से हम फॉरेन DNA को बैक्टीरिया के अंदर डलवाते थे। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर समझ रहे हैं। तो अगर हमें ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए तो हमें ऐसा वेक्टर चूज करना होगा जिसका कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टर्म है इस चैप्टर का, सेलेक्टेबल मार्कर। तो सीधा सा दिमाग में बिठा लीजिए, ये कुछ नहीं है, एक खास तरह का जीन है। विशेष करके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो एंटीबायोटिक के प्रति जो रेसिस्टेंस शो करता है वो जीन भी सेलेक्टेबल मार्कर कहलाता है। तो ये क्या है इसको और डिटेल में देखते हैं। वेक्टर रिक्वायर सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प्स इन, सेलेक्टेबल मार्कर के लिए कह रहा है कि वो हेल्प करता है कि इसमें आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। आपने अगर कोई चेंज लाया है, कोई DNA जोड़ा है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट कहलाया। अब सेलेक्टेबल मार्कर यानी उस खास जीन का क्या काम है कि वो पहचान सके कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको हटा दिया जाएगा, उसको ग्रो और डेवलप नहीं करने दिया जा रहा है। तो आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड अलाउइंग ग्रोथ ऑफ ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो पहचान करके
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, तो बचा कौन? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट। तो उसके ग्रोथ को अलाउ किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेंट से यहाँ तो बतला ही चुके कि जो डीएनए फॉरेन आप डाले हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेंट्स है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पीस ऑफ डीएनए। लास्ट डे भी इस ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा किए थे कि आपने जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनवाया था उसको इस चिरीचिया कोलाई के अंदर जो डाल रहे हैं तो उसी प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे थे। तो उसी की चर्चा यहाँ फिर से कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पीस ऑफ डीएनए टू होस्ट सेल। तो वहाँ हमारा इस चिरीचिया कोलाई होस्ट सेल था और उसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिड डालते थे या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डालते थे तो उसमें फॉरेन जीन भी हमारा होता था। तो उस फॉरेन जीन को किसी होस्ट के अंदर, यहाँ बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जीन इनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। पहले ही बतला चुके हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर और कुछ नहीं है, वह एक जीन है, खास करके एंटीबायोटिक के प्रति जो रेसिस्टेंस शो करता है जीन, उसको भी हम सेलेक्टेबल मार्कर पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। तो जीन इनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। देख रहे हैं? तो एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, क्लोरेम्फेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है। कभी कभी एग्जाम में एंटीबायोटिक का भी नाम आपको पूछता है तो इसको भी ध्यान में रखना है। और लास्ट है कैनामाइसिन। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। इस एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस शो करने वाला जो भी जीन होगा वो एग्जाम्पल होगा सेलेक्टेबल मार्कर का। नॉर्मल एस्चेरिचिया, ये लाइन ध्यान देने के लिए है, देखिए। नॉर्मल एस्चेरिचिया कोलाई डू नॉट कैरी रेसिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। ऊपर ये 4 तरह के एंटीबायोटिक का नाम हमने लिया, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। तो नॉर्मल एस्चेरिचिया कोलाई अगर आप लेते हो तो उसके पास कोई ऐसा जीन नहीं है जो इनमें से किसी के प्रति रेसिस्टेंस शो करता हो। कोई ऐसा नहीं है, एकदम नॉर्मल बैक्टीरिया है, कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन उसके पास नहीं होता नॉर्मली। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्लोनिंग साइट और बगल में लिखा हुआ है रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट को हम रिकॉग्निशन साइट भी कह सकते हैं। ये क्या है? वेक्टर प्लाज्मिड। वेक्टर प्लाज्मिड समझ गए, बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड हमने निकाला था जिसमें कट लगाना था और फॉरेन डीएनए को अटैच करवाना था, वो हमारा वेक्टर प्लाज्मिड था। तो कोई भी प्लाज्मिड को हम वेक्टर प्लाज्मिड के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर प्लाज्मिड हैज ओनली वन रिकॉग्निशन साइट। आपने इसके पहले पढ़ा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है वो कट लगाता है, कट करने का काम करता है, ऐसा एंजाइम वो है, और इंटरनल पार्ट में डीएनए के कट लगाता है, इसलिए उसको एंडोन्यूक्लियेज कह रहे थे। और हमने आपको ये भी बतलाया कि वो कहीं भी कट नहीं लगाएगा, खास तरह के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, और वहीं पर स्पेसिफिक बेस पेयर, जैसा कि एग्जाम्पल में आपने देखा था जी और ए के बीच कट लग रहा था, तो खास नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और वहीं पर सेंटर से थोड़ा हटके कट लगाता है। पढ़ चुके हैं पहले ही। तो नॉर्मली कह रहा है कि वेक्टर प्लाज्मिड जो हम लेते हैं उसमें एक ही रिकॉग्निशन साइट होता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि क्यों एक ही रिकॉग्निशन साइट होता है, तो आप देख रहे हो जहां पर रिकॉग्निशन साइट है एंडोन्यूक्लियेज उस प्लेस को पहचानेगा और वहां पर कट लगा देगा। तो बहुत सारा अगर रिकॉग्निशन साइट हो जाएगा तो क्या होगा, हर एक जगह पर कट लग जाएगा, तो बहुत सारा कट लग जाएगा
और प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए ज़्यादातर देखा जाता है कि एक ही रिकॉग्निशन साइट एक वेक्टर में होगा। तो ये रिकॉग्निशन साइट के लिए कह रहा है विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो नाइट्रोजनस बेस के ऐसे सीक्वेंस जिसको कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है और वहीं पर कट लगाता है, वो रिकॉग्निशन साइट है। तो क्यों एक ही रिकॉग्निशन साइट होता है ये बतलाए। टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस caused ड्यू टू सेवरल फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन। तो अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगा तो टुकड़े टुकड़े में काट देगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहां रिकॉग्निशन साइट पाएगा वहीं कट लगाएगा, तो ढेर सारे टुकड़े में कट जाएगा आपका वेक्टर प्लाज्मिड और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, समस्या पैदा करेगा। तो इसलिए ऐसा वेक्टर चूज करते हैं जिसमें एक ही रिकॉग्निशन साइट हो। रेस्ट्रिक्शन साइट where foreign DNA is ligated is present in antibiotic resistance gene। अब कह रहा है कि जहां रेस्ट्रिक्शन साइट होगा वहीं पर आप फॉरेन डीएनए डाल सकते हो। इसके पहले आपने पढ़ा ORI के पास डालते हैं, तो इसको इस ढंग से देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन साइट जहां पर है उसी जगह पर हम फॉरेन आरएनए को जोड़ते हैं, लगाते हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पाया जा रहा है देखिए, तो एंटीबायोटिक के लिए जो रेसिस्टेंट जीन होगा उसी के अंदर, उसी सीक्वेंस के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन साइट भी पाया जा रहा है। यानी एंटीबायोटिक के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन के अंदर ही आपको फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना है, डालना है। ठीक है, तो लिगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए कैन बी डन एट BAM-H फर्स्ट, यहाँ भी रोमन में फर्स्ट लिखना है। ठीक है, तो BAM-H फर्स्ट ऑफ द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। तो अभी हमने आपको बतलाया कि फॉरेन डीएनए आपको उसी जगह पर लगाना है, रेस्ट्रिक्शन साइट पर। रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पाया जा रहा है, तो एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस जीन जहाँ है उसी के अंदर है वो। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट का नाम हो गया BAM-H फर्स्ट, और वो कहाँ है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस शो करने वाला जो जीन है उसी के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन साइट BAM-H फर्स्ट पाया जाता है। तो यहीं पर लगाएंगे हम फॉरेन डीएनए को। प्रेजेंट इन वेक्टर PBR322, ये नाम आपको याद कर लेना है। तो वेक्टर समझ रहे हैं यहाँ, मतलब ये एक तरह का प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड का कैटेगरी क्या है, PBR322 इसका नाम हो गया। तो एक प्लाज्मिड, ऐसा सीधे से इसको समझिए कि एक प्लाज्मिड आपने लिया, उस प्लाज्मिड का नाम है PBR322। ठीक है, और उस प्लाज्मिड में कोई ऐसा जीन है कहीं पर जो कि टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेसिस्टेंस शो करता है, उसी जीन के अंदर BAM-H फर्स्ट रिकॉग्निशन साइट है, और वहीं पर आपको फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना है। ठीक, आपने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया। अब आगे देखिए, दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, अब ये जो वेक्टर आप लिए थे, प्लाज्मिड लिए थे, और उस प्लाज्मिड में जहाँ टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट जीन था उसी जीन के अंदर आपका BAM-H फर्स्ट था, और उसी जगह पर आपने डीएनए इंसर्ट कर दिया। तो अब वो प्लाज्मिड कैसा हो गया, दूसरा डीएनए आप डाल चुके हो उसमें, फॉरेन डीएनए। तो अब उस प्लाज्मिड को आप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हो। तो इसलिए हमने लिखा दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब क्या होगा, आपने जो उसमें फॉरेन डीएनए डाल दिया है रेसिस्टेंस जीन के BAM-H फर्स्ट पर, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा। क्या होगा, अब वो रेसिस्टेंस पावर ही लूज कर देगा, लॉस्ट हो गया रेसिस्टेंस पावर उसका। क्यों लॉस्ट हो गया, आपने जो BAM-H फर्स्ट पर डीएनए डाल दिया। दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज रेसिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन। पहले वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेसिस्टेंस शो कर रहा था जीन, लेकिन उसके BAM-H फर्स्ट दैट वाज रेस्ट्रिक्शन साइट, आपने फॉरेन डीएनए डाल दिया, जिसके चलते
कि अब टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेसिस्टेंस शो करने वाला जीन रेसिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं शो कर पा रहा है? क्योंकि आपने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया है उस प्लेस पर। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए it can be still selected out from non-recombinant। तो ये तो रिकॉम्बिनेंट हो गया है, टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेसिस्टेंस भी नहीं शो कर रहा है, फिर भी हम इसको पहचान सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग इसको हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? ऑन प्लेटिंग इन ए पेट्री डिश। पेट्री डिश एक फ्लैट पॉट है, लैब में आप देखे होंगे पेट्री डिश। तो उस पेट्री डिश में बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडियम डालते हैं और उस पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। हैविंग टेट्रासाइक्लिन, तो जो मीडियम लिए हैं बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, उसमें हमने टेट्रासाइक्लिन भी डाल दिया। तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला है वो अब टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेसिस्टेंस शो नहीं कर पा रहा है, तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट ग्रो, इसलिए वो ग्रो नहीं करेगा इन सच मीडियम। इसके लिए हमें 2 पेट्री प्लेट लेना है। 2 पेट्री प्लेट सेपरेट लेना है। वी आर टेकन ऑन हैविंग एम्पिसिलिन अनदर टेट्रासाइक्लिन। क्या कर रहे हैं? 2 पेट्री प्लेट ले रहे हैं, एक में ऐसा मीडियम ले रहे हैं जिसमें कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक हमने डाल रखा है, और दूसरा जो पेट्री प्लेट ले रहे हैं उसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल रखे हैं। 2 प्लेट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट कैन ग्रो इन बोथ पेट्री प्लेट। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसे कोई समस्या नहीं है, दोनों ही पेट्री प्लेट पर वो ग्रो कर रहा है। while recombinant can grow only in ampicillin containing medium। तो रिकॉम्बिनेंट में आपने एम्पिसिलिन के लिए जो रेसिस्टेंस जीन शो करता था उस जीन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इसलिए वो अभी भी एम्पिसिलिन के प्रति रेसिस्टेंस शो कर पा रहा है, और इसलिए एम्पिसिलिन वाले मीडियम में वो ग्रो कर जाएगा आराम से। लेकिन उसी बैक्टीरिया को जब आप टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ट्रांसफर किए तो आप टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के पास आपने इंसर्ट किया है फॉरेन जीन, जिसके चलते वो इनएक्टिव हो चुका है, मतलब अब रेसिस्टेंस शो नहीं करता है। तो क्या होगा? ऐसे वाले बैक्टीरिया को जब आप टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेट में डालेंगे तो क्या होगा? वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस पावर उसका लॉस्ट हो चुका है। वही कह रहा है कि when it was transferred to tetracycline containing medium it cannot grow due to loss of resistance power to tetracycline caused by inserting foreign DNA। ये लॉस क्यों हुआ था? क्योंकि इंसर्ट किया गया था फॉरेन डीएनए टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेसिस्टेंस जीन के अंदर। इसको एक बार फिर देखते हैं। 2 पेट्री प्लेट हमने लिया और एक में एम्पिसिलिन, दूसरे में टेट्रासाइक्लिन वाला मीडियम लिया। अब हम बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, उसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों मिला हुआ है। हमें पता नहीं है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हमें पता करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो बैक्टीरिया को पहले एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करवाए, तो रिकॉम्बिनेंट हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट कोई मतलब नहीं, सारे के सारे उसमें मजे में ग्रो किए। फिर बैक्टीरिया को हमने टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट में ट्रांसफर किया ग्रो करने के लिए। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले थे वो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट वाले थे यानी जिसमें आपने डीएनए डाला था रेसिस्टेंट वाले जीन में, वो तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति अब रेसिस्टेंस शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाएगा उस मीडियम में। तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला है। ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अभी आपको क्या बतलाए कि डीएनए नहीं, एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस जीन जो था उसमें जैसे ही आपने फॉरेन डीएनए
बैम एच फर्स्ट पर इंसर्ट किया, क्या हो गया, वो इनएक्टिव हो गया टेट्रासाइक्लिन के प्रति, अब रेसिस्टेंस शो नहीं कर रहा था। तो उसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी कह सकते हैं कि वो इनएक्टिव क्यों हो गया, क्यों नहीं अब रेसिस्टेंस शो कर रहा है, क्योंकि आपने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया है उस जीन के अंदर। तो दिस इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो बहुत इजी सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ए फॉरेन डीएनए वाज इंसर्टेड, इंसर्ट करना मतलब घुसाना, डालना, ठीक है। ए फॉरेन डीएनए वाज इंसर्टेड इन द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब यहाँ दूसरे जीन की बात कर रहे हैं, यहाँ भी इंसर्ट करने से इनएक्टिव होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज याद आ रहा है, ऑपरॉन में पढ़े थे, लैक ऑपरॉन में। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसको प्रोड्यूस एज लगा हुआ मीन्स इट इज एंजाइम, एंड एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन है और हर एक प्रोटीन किसी ना किसी डीएनए सेगमेंट के द्वारा बना है। तो जिस डीएनए सेगमेंट के द्वारा ये बना है वो जीन है इसको बनाने वाला। उस जीन में अगर आप फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर देते हैं उसी बीच में, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पाएगा। उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। ए फॉरेन डीएनए वाज इंसर्टेड इन द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो उस जीन में आपने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया जो कि रेस्पॉन्सिबल था इस एंजाइम को बनाने के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने के लिए। आफ्टर इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए द जीन बिकम इनएक्टिव। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला जीन जब आपने उसमें फॉरेन डीएनए डाल दिया तो वो इनएक्टिव हो गया डालने के बाद, एंड अनेबल टू प्रोड्यूस दैट एंजाइम। और जब इनएक्टिव हो गया तो अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, और इसी को हम कह रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ब्लंडर मिस्टेक हुआ यहाँ पर, इनएक्टिवेशन है, ठीक है, इन जोड़ लेना है, इसको हम ठीक कर लेंगे। हाँ बोलो बोलो। मैम पहले इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फॉरेन डीएनए जो है वो इंसर्टेड तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता था, फिर मैम दोबारा कह रहा है कि वो गलने पे इनएक्टिवेट हो जाता है, तो मैम ये कैसे? कोई जीन है, एक मिनट रुक जा। ये मान लिए कि कोई डीएनए सेगमेंट है और इसके यहाँ पर एक जीन है, ठीक है, यहाँ पर जीन है, इसी जीन के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है कि एक जीन है जिसके द्वारा ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। यस मैम। हाँ, और आपने क्या किया, इसी बीच में एक डीएनए और अटैच करवा दिया, कट लगाया और कट करके ये डीएनए का टुकड़ा यहाँ आपने डाल दिया। बिल्कुल अच्छे से बराबर से समझने के लिए हम केवल यहाँ डाले हैं, तो यहाँ कट लगाएंगे और ऐसे डालेंगे कि बिल्कुल फिट हो जाए। तो ये बीच में आपने जो फॉरेन डीएनए डाल दिया, ये डीएनए इस ऑर्गेनिज्म का नहीं है जिसका डीएनए था, ये फॉरेन डीएनए है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर डीएनए इंसर्ट किया, अब ये जीन इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव हो गया मतलब डालने से पहले जो काम वो किया करता था अब वो नहीं कर पाएगा। यानी डालने से पहले क्या काम कर रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवा रहा था। अब आपने डीएनए इंसर्ट कर दिया फॉरेन डीएनए,
तो अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनवा पाएगा। तो आपने देखा कि ये जीन इनएक्टिव हो गया। क्यों इनएक्टिव हो गया? क्योंकि आपने यहाँ फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है, ठीक है। तो इसलिए इंसर्शन, इस डीएनए के इंसर्ट कर देने की वजह से ये इनएक्टिव हो गया, इसलिए इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पर इन छूट गया है, यहाँ इन डाल देना है, इनएक्टिवेशन है, ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर हो गया बेटा? ये आगे बढ़े। यस मैम। ठीक। दूसरा है बैक्टीरियल कॉलोनीज विदाउट इंसर्ट इन प्लाज्मिड। तो आप देख रहे हो कि जहां भी इंसर्ट करते हैं जनरली प्लाज्मिड में ही करते हैं। तो बैक्टीरियल कॉलोनीज विदाउट इंसर्ट इन प्लाज्मिड, जिसमें आपने कोई इंसर्ट नहीं किया है, एकदम नेचुरल वे में है, प्लस क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट, कोई ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा सबस्ट्रेट है जो कलर प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं, क्रोमो मीन्स होता है कलर, क्रोमोसोम उसी से नाम पड़ा है, कलर्ड बॉडी दिखा था शुरू में। तो क्रोमा मीन्स कलर्ड, जेनिक मीन्स प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। तो क्या लिया हमने? बैक्टीरियल कॉलोनी लिया जिसमें कोई इंसर्ट नहीं किया हुआ है, यानी एक्टिव फॉर्म में है उसका प्लाज्मिड, और उसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ब्लू कलर प्राप्त होगा, ठीक है। दोनों को जब मिलाए तो टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया कलर। दूसरा है, अगर आपने कोई इंसर्ट डाला होता तो कलर में चेंज नहीं आता, वो कलरलेस रह जाता, ठीक है। तो इससे भी आप बहुत इजी वे में, वो दो पेट्री प्लेट लिए थे, एक में एम्पिसिलिन लिया था, एक में टेट्रासाइक्लिन लिया था। पहले एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहे थे, फिर उठा के उसको टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेट में डाल रहे थे। तो ये थोड़ा कठिन था, मुश्किल वाला काम था। तो इसी के लिए टर्म आपके टेक्स्ट बुक में यूज किया है कंबर्शन, यानी डिफिकल्ट प्रोसेस था। तो उससे आसान तरीका ये निकाले कि इंसर्ट वाला प्लाज्मिड और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को मिला के हिला दिया और देखे कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कलर चेंज हो गया मीन्स ये प्योर प्लाज्मिड है, कोई इंसर्ट नहीं है इसमें। और अगर कलर व्हाइट की व्हाइट रह गया, ब्लू नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें इंसर्ट है, कुछ डाला हुआ है, डीएनए का टुकड़ा। तो इससे इजी वे में हम पहचान सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर इंसर्ट डाला हुआ है तो वो रिकॉम्बिनेंट होगा, अगर नहीं डाला हुआ है तब वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। बैक्टीरियल कॉलोनीज विथ इंसर्ट इन प्लाज्मिड, ठीक है। अगर कोई इंसर्ट है प्लाज्मिड में, यानी वो रिकॉम्बिनेंट टाइप का प्लाज्मिड है, प्लस क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट, और इंसर्ट वाले प्लाज्मिड के साथ जब क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट आप डालें तो कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर, ब्लू कलर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट की मदद से पहचान सकते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो जो रिकॉम्बिनेंट होगा उसमें ब्लू कलर नहीं आएगा, वो व्हाइट रह जाएगा। अभी तक वेक्टर का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे कि वो स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म या वो डीएनए जिसकी मदद से डीएनए के फ्रैगमेंट को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग प्लाज्मिड लिया करते हैं एज ए वेक्टर, अभी भी आपने देखा। इसके पहले भी हम लोग देखे कि प्लाज्मिड निकाले बैक्टीरिया से, उसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट किया गया, अटैच किया गया लिगेज की मदद से, और तब ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, यानी बैक्टीरिया के अंदर उसको डलवाते थे। तो यहाँ हम लोग वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। Agrobacterium tumefaciens is a pathogen which can deliver a piece of DNA, ठीक है। तो ट्यूमीफेसियंस का पहला लेटर टी है, ये स्पेसीज है एग्रोबैक्टीरियम का, तो इसका लेटर टी है, और इसी के आधार पर इसके जो डीएनए है उसको टी डीएनए कह रहे हैं। तो क्या कह रहा है
Agrobacterium tumefaciens is a pathogen which can deliver a piece of DNA. तो ये एक पैथोजन है, डिजीज काउज करने वाला बैक्टीरिया है, और जब इसको डिजीज काउज करना होता है उस समय ये क्या करता है, अपना डीएनए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डालता है जिसको ये होस्ट बनाने जा रहा है, और जो डीएनए इसने डाला उसको टीडीएनए कह रहे हैं क्योंकि इसका नाम tumefaciens है. इन होस्ट टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल डाइकॉट प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल and directs the tumor cell to produce chemicals required by the pathogen. क्या कह रहा है, मान लीजिए ये होस्ट का सेल हो गया, ठीक है, इस सेल पर अटैक किया एग्रोबैक्टीरियम ने, तो एग्रोबैक्टीरियम इसके अंदर घुसा और साथ ही साथ इसने अपना डीएनए छोड़ा, ये डीएनए बाहर आ रहा है, तो ट्यूमीफेसियंस का डीएनए है इसलिए इस डीएनए को हम कह दिए टीडीएनए. ठीक है, अब जैसे ही ये डीएनए इस होस्ट, ये होस्ट का सेल है, ठीक है, ये होस्ट सेल है, तो ये होस्ट सेल है और ये पैथोजन हो गया एग्रोबैक्टीरियम. ये पैथोजन अपना डीएनए छोड़ा इस होस्ट सेल के अंदर, और जैसे ही इस पैथोजन का डीएनए आया इस होस्ट सेल के अंदर, अब होस्ट सेल अपने तरीके से काम नहीं कर पाएगा जैसे पहले करता था. अब ये होस्ट सेल वैसे काम करेगा जैसे प्रोटीन की आवश्यकता, जैसे भी केमिकल की आवश्यकता है नए बैक्टीरिया सेल को बनने के लिए, उसी तरह का ये प्रोटीन और डीएनए बनाना शुरू करेगा. तो क्या हुआ, इस बैक्टीरिया के डीएनए ने ऐसा कमाल किया कि होस्ट सेल का सेल होते हुए भी होस्ट सेल के लिए काम ना करके बैक्टीरियल सेल को बनाने के लिए काम कर रहा है, बैक्टीरियल सेल के लिए काम कर रहा है. यही कहना चाह रहा था यहाँ. तो सेल टू प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय पैथोजन, तो वो सेल जो है, जिस सेल में ये घुसा डीएनए, उस नॉर्मल सेल होस्ट सेल को अब ये ट्यूमर सेल में बदल दिया. ट्यूमर शब्द से परिचित हैं हम लोग, पहले ट्यूमर्स पढ़ चुके हैं. तो ट्यूमर सेल में परिवर्तित कर दिया, और ये ट्यूमर सेल अब क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड केमिकल्स प्रोड्यूस करने लगा. ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, तो ये ट्यूमीफेसियंस जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, तो टीडीएनए इसका नाम इसलिए दिया गया था. तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ ए ट्यूमीफेसियंस यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस has been transformed to made it non-pathogenic, but it can transfer gene of interest of human into a variety of plants. अब इसको दूसरे तरीके से पहले समझें. सपेरा आपने देखा होगा, और सपेरा अपने लिए पैसा कैसे कमाता है, सांप उसका साधन है अर्निंग का, है ना. लेकिन ऐसे सांप देखते हैं लोग तो भाग जाते हैं, डरते हैं या उसको मार देते हैं. क्यों मार देते हैं, क्योंकि सांप काट लेगा तो मर जाएंगे, वो पॉइजनस है, हानिकारक है. लेकिन उसी सांप का वो विष का दांत या विष की थैली निकाल दिया सपेरा, और उससे मजे में अपनी कमाई कर रहा है, अपना परिवार चला रहा है. ये समझ में आया कि सांप पहले हानिकारक था, जहरीला था, जानलेवा था, लेकिन हमने क्या किया, या सपेरा ने क्या किया, उसके हानिकारक प्रभाव को खत्म कर दिया. जिसके चलते जान जा रही थी वो प्रभाव उसका खत्म कर दिया, विष की थैली निकाल दिया और उसको अब अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है. ठीक वही बात यहाँ लागू होती है. ये जो देखा आपने एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए ट्रांसफर करने का टेक्निक, और ये नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में बदल देता था, और ये ट्यूमर सेल अब बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड केमिकल्स बनाता था. हम ह्यूमन बीइंग ने क्या किया,
इसको ट्यूमर बनाने के लायक नहीं रखा। इसमें जो ट्यूमर बनाने की या डिजीज करने की क्षमता थी होस्ट सेल को, वो खत्म कर दिया। लेकिन तो ये नॉन पैथोजेनिक हो गया, लेकिन अभी भी ये डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है, करवा सकता है। मान लीजिए ये अपना डीएनए ट्रांसफर कर रहा है और उस लायक ये डीएनए अब रहा नहीं कि ट्यूमर पैदा करे, सेल को ट्यूमरस बनाए, और इसी डीएनए में हमने अपने काम का डिजायर्ड डीएनए डाल दिया। तो जिस प्लांट में चाहेंगे उसमें अपना डिजायर्ड जीन हम डलवा सकते हैं। तो इस बैक्टीरियम को हम क्या कर रहे हैं, माध्यम के तौर पर यूज कर रहे हैं, वेक्टर के तौर पर यूज कर रहे हैं डिजायर्ड डीएनए किसी भी सेल में डलवाने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आया रे? आ गया मैम। आ गया? ठीक, नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसकी विशेषता क्या है, ये अपना डीएनए डाइकोट प्लांट के अंदर डाल सकता है। इसमें ये क्षमता है कि अपना डीएनए निकाल के डाइकोट प्लांट में डाल दिया। जब ये डीएनए डाइकोट प्लांट में आ गया तो डाइकोट प्लांट जो है वो ट्यूमर सेल में बदल जाएगा नॉर्मल सेल से। और ट्यूमर सेल में क्यों बदल गया, तो इसमें ऐसे केमिकल अब सिक्रीट होने लगे जो कि प्लांट के किसी काम के नहीं है, बैक्टीरिया के काम के हैं। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया, इसमें जो ट्यूमर फॉर्म करने की क्षमता थी इस बैक्टीरिया में, उस क्षमता को खत्म कर दिया। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो था अब कैसा हो गया, बीमारी जो पैदा करता है उसको पैथोजेनिक कहते हो। तो अब ये बीमारी पैदा नहीं कर सकता, हम ऐसा चेंज इसमें ला दिए कि अब ये बिना बीमारी पैदा करने वाला है, यानी नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये अपना डीएनए दूसरे सेल में डाल सकता है। तो हम इसका यूज अब क्या कर रहे हैं, इसको नॉन पैथोजेनिक बना दिए हैं। प्लांट के लिए अब ये हानिकारक नहीं है, अब ये ट्यूमर पैदा नहीं कर सकता। अब ये क्या कर रहा है, हमारे फायदे के लिए काम कर रहा है। हम जिस सेल इसके डीएनए में जिस डीएनए के टुकड़े को अटैच करवा देंगे और कहेंगे कि उस सेल में जाके डाल आओ, किसी भी सेल में, तो ये जाके डाल आएगा। अब ये हमारा आज्ञाकारी दूत है, हमारा आज्ञाकारी सर्वेंट है। जिस जीन को जिस सेल में कहेंगे ये डाल देगा, हमारे फायदे के लिए हो गया। जैसे अभी सांप और सपेरा का एग्जाम्पल आपको दिए थे कि उसके विष के प्रभाव को हटा दिए और अब वो हमारे लिए डांस दिखा रहा है लोगों को और हमारे अर्निंग का साधन है, हमारे फायदे का हो गया। तो उसी तरह ये बैक्टीरिया ट्यूमर कॉजिंग था, डिजीज कॉजिंग था, उसके उस प्रभाव को हटा दिए। अब सिर्फ और सिर्फ इसको वेक्टर के तौर पर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हम अपने डिजायर्ड जीन को जिस सेल में चाह रहे हैं इसकी मदद से पहुंचवा सकते हैं। जैसे ये छोड़ रहा है सेल में और यहाँ पर हमारा डिजायर्ड जीन होता, ये मान लीजिए हमारा डिजायर्ड जीन है, तो जहां अपना ये डीएनए छोड़ा तो बीमारी तो पैदा कर नहीं पाएगा और हमारा डीएनए डिजायर्ड डीएनए भी इस सेल में पहुंच गया। अब क्लियर हुआ? ठीक, ठीक उसी तरह से वही काम हम लेंगे। जो जो हानिकारक था हमारे लिए, सबका हानिकारक प्रभाव खत्म कर दिए और उसको अब हम फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस आप जानते हो कि जब अटैक करता है तो ये आरएनए हमारे बॉडी में छोड़ता है, हमारे ह्यूमन सेल में छोड़ता है और फिर उस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, और डीएनए बनता है और वो डीएनए हमारे डीएनए में अटैच हो जाता है और वो ऐसा काम करने लगता है, ऐसे प्रोटीन और केमिकल बनाता है जो कि रिट्रोवायरस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो हम इसके इस प्रभाव को खत्म कर देंगे। ये रेट्रोवायरस के लिए जो प्रोटीन बनाता था वो सब काम छोड़ देगा, उस तरह का इसको बना दिया, तो नॉन पैथोजेनिक बना देंगे इस रेट्रोवायरस को। सिर्फ अब ये क्या काम करेगा, तो जेनेटिक मटेरियल को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालने का काम करेगा। जैसा काम ये बैक्टीरिया कर रहा था वही काम हम इस रेट्रोवायरस से भी करवाएंगे, इसको भी अपना गुलाम बना लिए। सिमिलरली रेट्रोवायरस डिलीवर आरएनए टू एनिमल सेल। प्लांट सेल में अगर आपको डिलीवर करवाना था तो आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यूज करते थे, और अगर
एनिमल सेल में करवाना है तो उसके लिए आपको रेट्रोवायरस का सहारा लेना पड़ेगा। ये आपको हेल्प करेगा एनिमल सेल के अंदर आरएनए डलवाने में, यानी ये भी वेक्टर का काम कर रहा है। एंड ट्रांसफॉर्म दीज सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। तो सिमिलरली रेट्रोवायरस डिलीवर आरएनए टू एनिमल सेल। तो क्या कर रहा था ये रेट्रोवायरस, एनिमल सेल में अपना डाल रहा था आरएनए और उसको डिजीज्ड सेल में कन्वर्ट करता था। लेकिन हम क्या करेंगे, इसे नॉन पैथोजेनिक बना देंगे। ये सेल के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल डाल पाएगा और हम डिजायर्ड सेगमेंट डीएनए का उसमें डाल देंगे तो उसके साथ हमारा डिजायर्ड सेगमेंट भी एनिमल सेल में चला जाएगा। तो ये भी वेक्टर के तौर पर यूज हो रहा है। वी यूज दीज टूल्स। अब ये रेट्रोवायरस ना रह गया, अब ये एग्रोबैक्टीरियम ना रह गया, हमारे लिए क्या हो गया, ये टूल्स हो गया, हथियार हो गया, साधन हो गया किसी भी एनिमल या प्लांट सेल में अपने डिजायर्ड डीएनए को पहुंचाने का। और उसी को दूसरे शब्दों में आप वेक्टर भी कह रहे हो। सो वी यूज दीज टूल्स ऑफ पैथोजन एज यूजफुल वेक्टर्स। समझ गए? तो ये पैथोजन ना रह के अब यूजफुल वेक्टर हो गया। वेक्टर यानी हमारे लिए जीन ट्रांसफर करने का काम करने वाला हो गया ये। फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन, जो ह्यूमन के काम का जीन है, जिस सेल में कहेंगे उस सेल में ये पैथोजन पहुंचा देगा और बीमारी भी पैदा नहीं करेगा। रेट्रोवायरस इज मेड नॉन पैथोजेनिक। तो जब इससे काम लेना है तो सबसे पहले तो इसको नॉन पैथोजेनिक बनाना पड़ेगा, बीमारी ना पैदा करे। तो रेट्रोवायरस इज मेड नॉन पैथोजेनिक एंड यूज्ड टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ह्यूमन इनटू एनिमल्स। तो ह्यूमन के लिए जो इंटरेस्ट का सेल है उस सेल को एनिमल सेल में डालने में हम रेट्रोवायरस की मदद लेते हैं। और प्लांट सेल में अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो उसके लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का सहारा लेते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लिगेटेड, लिगेटेड मतलब जोड़ना, साटना। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लिगेटेड टू सुटेबल वेक्टर, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल, प्लांट, एनिमल सेल्स। तो जिस सेल में आपको डलवाने की इच्छा है आप अपने काम का जीन डलवा सकते हैं रेट्रोवायरस या एग्रोबैक्टीरियम की मदद से। वेयर दिस जीन गेट रिप्लिकेटेड, और उस सेल के अंदर आप डलवा देंगे तो उस सेल का रिप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अपने आप कॉपी उसकी बनती रहेगी, मल्टीप्लाई होता रहेगा। अभी हम आपको बहुत आसानी से बतला दिए कि पैथोजन जो था उसको नॉन पैथोजेनिक बना दिए। नॉन पैथोजेनिक के जेनेटिक मटेरियल में हमने अपने इंटरेस्ट का जीन अटैच करवा दिया और वो होस्ट सेल में डाल दिया। तो होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल होता है ज़्यादातर केसेस में। तो बैक्टीरिया इतना आसानी से किसी डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो एक्सेप्ट करने के लायक उसको पहले बनाना पड़ता है और उसी को कहते हैं, जब एक्सेप्ट करने के लायक वो बन जाएगा तब वो ऐसे सेल को हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल। ठीक है, ऐसे नॉर्मली बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी डीएनए को लेने के लायक नहीं है बाहरी डीएनए को। तो कैसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं वो देखते हैं यहाँ हम लोग। अब देखिए डीएनए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। डीएनए के लिए कह रहा है कि ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स आसानी से सेल मेम्ब्रेन को पार करके नहीं जा सकते, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल लाइक डीएनए कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से होके ये नहीं गुजर सकता। Therefore, bacterial cell in which recombinant DNA has to insert, तो जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो प्लाज्मिड बनाए थे रिकॉम्बिनेंट वो डालना चाहते हैं, उसके पहले, डालने के पहले आपको उस बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करना होगा, तभी वो ले पाएगा उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को।
तो इंसर्ट इज ट्रीटेड विथ ए डाइवैलेंट कैटायन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बैक्टीरिया का उपचार कैसे करते हैं ताकि वो ले सके आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो उसका डाइवैलेंट कैटायन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज कैल्शियम आयन, मेकिंग इट कैपेबल ऑफ एंटरिंग फॉरेन डीएनए थ्रू पोर्स। तो जब इसका डाइवैलेंट कैटायन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तब ये कहता है कि ठीक है, हमारे सेल वॉल में जो पोर्स है उसके थ्रू हम आने देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, मतलब लेने के लिए तैयार हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, फॉरेन डीएनए थ्रू पोर्स इन बैक्टीरियल सेल वॉल। और जब ऐसा हो गया, जब आपने बैक्टीरियल सेल को डाइवैलेंट कैटायन यानी कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट किया और वो इस लायक हो गया कि उसके सेल वॉल के पोर्स से रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर जा सके, तो ऐसे बैक्टीरियल सेल को कहते हैं कि ये कॉम्पिटेंट हो गया। कैसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं और क्या करते हैं, देखिए, द बैक्टीरियल सेल इज इनक्यूबेटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर घुसाना है, तो सेल को, बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बना चुके हैं। अब क्या करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेंगे और कॉम्पिटेंट जो बैक्टीरियल सेल बनाया गया उसको दोनों को साथ साथ लिए और उसको आइस पर इंक्यूबेट किया गया। तो आइस बहुत ठंडा है और उसके बाद अचानक से थोड़ी देर के लिए ब्रीफ एक्सपोजर 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया गया। तो इसको कहते हैं हीट शॉक। पागल लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, बिजली का झटका, वैसे ही यहाँ बैक्टीरिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हीट शॉक दिया जा रहा है कि बर्फ पे रखा हुआ था बेचारे को, अचानक से 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया। सो इट इज कॉल्ड हीट शॉक। अगेन पुटिंग बैक ऑन आइस, और हीट शॉक देके तुरंत फिर उसको ठंडा पे रख दिया, बर्फ पे रख दिया। इसके चलते क्या होगा, ऐसा क्यों किए, दिस फोर्स द सेल टू टेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसा जब करेंगे तो ये सेल आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। ये 3 पॉइंट है, बस यही इतना पर आपका खत्म करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लास्ट है, हड़बड़ नहीं करना है। माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो मीन्स स्मॉल, इंजेक्शन आप जानते हैं किसी भी केमिकल को या मॉलिक्यूल को इसके थ्रू इंजेक्ट करेंगे, दूसरे में डालेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, तो ऐसा इंजेक्शन है ये माइक्रो इंजेक्शन जिसकी मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, कहाँ, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। तो आप समझ गए, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के केस में यूज करेंगे और इस इंजेक्शन की मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है बायोलिस्टिक या जीन गन। एक समय विद्यालय में चोरी हो रही थी, ठीक है, हमने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करवा दिया, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर कर दिया। अब जो चीटिंग करवाने वाले थे वो कहाँ दम मारेंगे, उन्होंने क्या किया, कुछ पत्थर का टुकड़ा लेंगे, उसमें चीट लपेटेंगे, जैसे तैसे ऊपर भिजवाएंगे। तो ऐसे अगर पेपर फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगा, लेकिन अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स लेंगे और उस पर कागज का हल्का टुकड़ा भी आप डाल के फेंकोगे तो ज़्यादा दूर जाएगा। ठीक उसी तरह का काम यहाँ होता है। छोटे से पार्टिकल्स लेते हैं हम गोल्ड या टंगस्टन का, और इस पार्टिकल को काफ़ी फोर्स के साथ छोड़ा जाता है, काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ छोड़ा जाता है, और इसके ऊपर डीएनए का टुकड़ा रैप कर दिया जाता है। तो जिस वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल्स मूव करेगा उसी वेलोसिटी के साथ आपका डीएनए पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, तो माइक्रो पार्टिकल्स नाम से ही पता चल रहा है ये छोटे से पार्टिकल्स हैं गोल्ड या टंगस्टन के, और उसके ऊपर कोटिंग है डीएनए की, कोटेड विथ डीएनए इज बॉम्बार्डेड, प्रहार कर रहे हैं, बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, विथ हाई वेलोसिटी ऑन प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल के अंदर अगर आपको डीएनए घुसाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इसी को बायोलिस्टिक भी कहते हैं या जीन गन भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं समझ गए, बिल्कुल सिंपल है।
गोल्ड या टंगस्टन को हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट सेल पर बॉम्बार्डिंग किए और उसी के ऊपर हमने रैप कर रखा था डीएनए के सेगमेंट को। तो ये गोल्ड या टंगस्टन सेल के अंदर आसानी से घुस जाएगा, जैसे गोली घुस जाती है दीवारों में भी छेद कर देती है, तो उसी तरह से ये फोर्स के साथ है, वेलोसिटी के साथ है, तो सेल के अंदर घुस जाएगा और इसी पर लिपटा हुआ डीएनए जो है वो भी सेल के अंदर घुस जाएगा। तो ये प्लांट के केस में तरीका बहुत ही कामयाब है, प्लांट के लिए यूज होता है। तीसरा है डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड का मतलब आप समझ चुके, नॉन पैथोजेनिक बना देना। अभी जो चर्चा कर रहे थे वही बात यहाँ भी है। अलाउड टू अटैच होस्ट टू ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये 3 तरीका मुख्य रूप से हम लोग अपनाते हैं। एनिमल सेल के केस में माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा न्यूक्लियस में डायरेक्ट डीएनए को पहुंचवा दिए, बायोलिस्टिक के द्वारा प्लांट सेल के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं गोल्ड या टंगस्टन माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर रैपिंग करके डीएनए का, और डिसआर्म्ड पैथोजन में अभी आपने देखा बैक्टीरिया या वायरस को, मतलब रिट्रोवायरस को नॉन पैथोजेनिक बनवाते हैं और उसकी मदद से जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करवाते हैं किसी भी सेल में। तो बस आज इतना ही। थैंक यू, बाय।